इस देश में सिर्फ सुप्रीम पावर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी की मंशा से देश चलेगा। अगर वो नागपुर से चलाना चाहे देश तो नागपुर से चलेगा। 7 पीढ़ी अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया तो रामलाल को कोई तकलीफ नहीं थी। यदि अगर 2 साल 3 साल 10 साल अगर श्यामलाल कर रहे राज तो क्यों तकलीफ हो रही है। भारत की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री देश का अच्छे से अच्छा काम करें, बेरोजगारी समाप्त करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत की जनता ने उनको सबका साथ सबके विकास से वो प्रधानमंत्री बने। भारत के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अब बांग्लादेश में हमारा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ बर्दाश्त हमारा हिंदू समाज करेगा। और हमारे हिंदू सनातन धर्म पर ये मनमाना मुस्लिम लोग मंदिर बना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वेथुनसिला। आज की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद मंदिर के सर्वे पर रोक लगा दी है। वहीं केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के अंदर ही अंदर जवाबदेही मांगा है। एक तरफ 1 इलेक्शन 1 नेशन, फिर दूसरी तरफ बिजली निजीकरण। आखिर ये देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? हम जनता के बीच में हैं, हम जनता से ही जानेंगे आखिर ये देश कहाँ जा रहा है। मंदिर मस्जिद का सर्वे है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है। मंदिर मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्लेसेस ऑफ वर्क एक्ट के हिसाब से 1991 के एक्ट के तहत रोक लगा दी गई। क्या जो ये रोक लगाई गई है उससे ये जो मंदिर मस्जिद के सर्वे में हो रहा है उससे कोई काम सही चीज़ होगी या फिर उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको सही करने की आवश्यकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। कि कोर्ट ने 1991 में भी कहा था कि सर्वे नहीं हो सकता, कि जो स्थिति है वैसे ही रहेगी। आज क्या हो रहा है देश में? यही कोर्ट ने बुलडोजर पे क्या कहा था, उसके बाद भी इसी प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। आपको याद है 2 घंटे के अंदर संभल के सांसद को नोटिस दे दिया गया कि आपका घर अवैध, आपका बुलडोज कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी सरकार के अंदर इतनी ही होती तो बुलडोजर नीति खत्म हो जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद। लेकिन चल रहा है ना इसी प्रदेश में। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 के हिसाब से जो जैसा है, जो जिस स्थिति में उसको वैसा ही स्वीकार किया जाए, मगर ये सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं, जहाँ जगह खोद देती है। तो वही तो बात है, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन 20-25% बची हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि 91 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। फिर भी इसी देश में संभल ले लीजिए, ज्ञानवापी ले लीजिए, न जाने के कहाँ खोदाई चालू है। ये देश सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इस देश में सिर्फ सुप्रीम पावर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी की मंशा से देश चलेगा। अगर वो नागपुर से चलाना चाहे देश तो नागपुर से चलेगा। अगर वो चाहे संविधान से देश चलाने के लिए तो संविधान से चलेगा। वो भी अगर संविधान से चलाना चाहेंगे तो सारा पावर चला जाएगा, दूसरी तरफ मोदी अकेले रह जाएंगे। मोदी जी अकेले रह जाएंगे, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बताएं, जब केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाबदेही मांगी, तभी ये जो सर्वे मस्जिद मंदिर का सर्वे है उस पर आगे कार्रवाई होगी। तब तक कि दाखिल हो सकती हैं अर्जियाँ, मगर उस पर सुनवाई नहीं होगी। तो मतलब मैं सवाल नहीं समझा आपका। केंद्र सरकार से एक्ट ऑफ वर्शिप के हिसाब से 1991 तहत के हिसाब से उस पर दाखिल की गई थी याचिका, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले जवाब दें, 4 हफ्ते के अंदर जवाब दें कि ये जो जिस तरीके से चीज़ें हैं उसी के हिसाब से मुताबिक चीज़ें 1991 के एक्ट के हिसाब से जो चीज़ जिस स्थिति में उसी हिसाब से कबूल कर ली जाए। हाँ, तो वो तो मना कर रहे हैं ना करने के लिए। वो तो ऐसी सरकार तो ऐसी चल रही है ना वो सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे ना किसी चीज़ सुनेंगे, वो अपने जो मन के है उस हिसाब चलाएंगे। हाँ, जब तक उनको लगेगा कि हमने जो घृणा के बीज बो दिए अच्छी तरह से और लोग उसमें नशे में हैं, इस वक्त लोग नशा टूट नहीं रहा है अभी, है ना, तब तक वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट सामने आए चाहे कोई भी सामने आए। जिस दिन उनको लगेगा कि जनता थोड़ा सा जाग गई है कि नहीं भाई हम लोग के लिए, मान हिंदू जनता की बात कर ले, अगर जिस दिन उनकी आँख खुल गई कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है
मान लिया अमित शाह जो है झारखंड में जाके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो झारखंड में अब क्या है वो सिविल कोड वो ज़रूर नाफिज होगा। तब हिंदुओं को सोचना चाहिए यार ये हमसे क्यों कह रहा है, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों के लिए जो भी हो रहा है हमको बताओ मेरे लिए क्या हो रहा है। ये भी हिंदुओं की बात समझ नहीं आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की बात सुनिए नहीं, इधर आ जाए जी। 7 पीढ़ी अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया तो रामलाल को कोई तकलीफ नहीं थी। यदि अगर 2 साल 3 साल 10 साल अगर श्यामलाल कर रहे राज तो क्यों तकलीफ हो रही है? पहली बात तो ये है कि आपसे ये कौन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने साल राज किया तो किसी को तकलीफ नहीं थी? अलाउद्दीन खिलजी से किसी को लेना देना नहीं है। इससे मुझसे क्या मतलब है? आप अलाउद्दीन खिलजी को मत लेगा मेरे सामने। अलाउद्दीन खिलजी से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो एक राजा था, उसने हो सकता है कि जुल्म भी किए हो, ख़राब भी रहा हो वो, तो उसमें आप उसका चेहरा दिखा के आप क्यों अपनी वो डंडा चला रहे हैं? ये गलत है ना कि देखो वो ऐसा था तो हम भी ऐसा करेंगे, इसका मतलब वो ख़राब तो हम भी ख़राब वो करेंगे। अलाउद्दीन ख़राब था ना कि नहीं ख़राब था, मान लिया ख़राब था तो आप भी वही ख़राब बातें करेंगे, यानी उसने किया तो हम भी वही करेंगे। आप जो बात है अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ के आप जो मेन बात है उस पर, हाँ, आपने जो कहा था मैंने आपसे बताया था कि वो घृणा का जब तक वो बाल्टी भर रही है, आपके हिसाब से अभी जो जनता है वो अंधविश्वास में है। और मुझे यकीन है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है, कभी कभी नाउमीदी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कभी ना कभी हिंदू जो है वो बहुत ही सहिष्णु है। दुनिया के सबसे सहिष्णु लोगों में आते हैं हिंदू भाई जो होते हैं। कभी ना कभी उनको एकदम आएगा ध्यान कि बहुत हो गया, मतलब ये इनको मार के हमसे वोट ले रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है ना? हम जो है वो हिंदी का वर्ड मुझे मालूम, सिविल कोड का मानना है या NCR का है। हिंदुओं को इसमें चाहिए ये हमें क्यों सुना जा रहा है, हमको क्या दे रहे हो ये बताओ। मुसलमानों को नुकसान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है? जिस दिन उनको ये समझ आ गया तो उस वक्त वो उठेंगे, तब इनके फिर ये चीज़ें चाले वाले, तब तख्ता पलट होगा। तो अगर जैसे आप कह रहे कि जैसे ही वो जाग जाएंगे तो तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट मीन्स फिर वो वोट से ही, मतलब वोट से ही हम आते हैं। अभी तो कैबिनेट बैठक में बिल पास हो गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। हाँ, तो वही बात आ गई ना, कैबिनेट किसकी है, किसका पावर है, सब वो तो सारा भैया सीधा निशाना भाजपा पे जा रहा है। आप भाजपा डायरेक्टली तो निशाना जो है वो RSS पे ही है, ठीक है ना? वो RSS का ही, लोग जो है RSS का नाम लेते नहीं है, लेकिन वही है। अभी प्रधानमंत्री जी कोई ये नहीं कहेगा, मैं भी मुसलमानों में ये नहीं कह रहा कि एक व्यक्ति पूरी तरह से बुरा होता है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी में भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर होंगी। और अगर आज भी मोदी जी का मान लीजिए दिल में कुछ बातें आती होंगी कि नहीं यार कुछ मुझे सबका देखना चाहिए, सबका साथ सबका विकास रियल में देखना चाहिए, तो वो कर नहीं सकते बेचारे, ठीक है ना? वो अगर करना भी चाहेंगे, एक मुस्लिम एक लीडर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने प्राइवेटली बात की थी, वो है यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। तो मोदी जी ने उनको बताया कि मैंने ये काम किए हैं मुसलमानों के लिए, गुजरात में भी थोड़ा जो पीड़ित थे उनको किया है। तो उन लीडर ने पूछा कि फिर आप ये बताते क्यों नहीं लोगों को? तो मोदी जी ने कहा ये मेरी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। यानी कि कह रहे पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में सब काम करती। जिस तरह से न्यायालय में लगातार सर्वे पे एक मुकदमा जो न्यायालय में मंदिर मस्जिद का पेंडिंग है उसको पूरा नहीं हो पा रहा, दूसरा मुद्दा ले जाके पेश कर देते। ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए, सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयास करके चुनाव जीतना चाहती है, जिससे आने वाले 2027 के विधानसभा में वो चुनाव जीत सके और प्रदेश की जनता को अंधभक्त बना सके। इस तरह की जल्दीबाजी करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है 4 हफ्तों तक के वर्शिप एक्ट के हिसाब से, क्या ये जो जवाब मांगा क्या वो सही है या गलत? वर्शिप एक्ट 1991 जो 1947 में जैसा था वैसा रहने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है, लेकिन उसके बाद बीच में कहीं से लोगों ने ये कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर को छोड़कर अब कोई अगर अर्जी लगाता है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर सुनवाई नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी सख्त कानून और लगाना चाहिए कि अब कतई अगर इस तरह का देश भावना फैला के कोई शासन करना चाहता तो वो बंद होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं,
ये कोर्ट की जो बातें हैं वो मान्य होनी चाहिए और सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है तो उसको मानना चाहिए। जहाँ तक हमारे एक बड़े भाई अभी कहें कि प्रधानमंत्री करना भी चाहते हैं तो आरएसएस करने नहीं देती। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता, उससे बड़ा पद हम आपको क्या दे दें कि आप अपने मन की बात करें। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कोई कहे हम कर नहीं पा रहे हैं मन की बात, मैं अपने गांव के प्रधान को ऐसे कहता था, वो कहा कि पूरा गाँव प्रधान है तो प्रधानी लड़े क्यों अगर पूरा गाँव प्रधान है। तो ये चीजें हैं, क्या है मतलब कि अपना काम न करना पड़े तो पूरे गांव पे डाल रहे हो कि पूरा गांव प्रधान है। अरे जब देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना, आप प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से आप विदेश में जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की आपका स्वागत होता है और आप कह रहे हैं मेरी नहीं चलती है। सब चलती है, आपके अंदर कहीं न कहीं दोष है कि आपके अंदर छिपी हुई कटुता है कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। सही काम करना चाहिए। भारत की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री देश का अच्छे से अच्छा काम करें, बेरोजगारी समाप्त करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें, महंगाई समाप्त करें और विदेशों में जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाएं। इन सब पे काम करें और इन सब पे बात तो करते हैं, बात तो करते हैं। नोटबंदी इसी वजह से की गई थी कि करते हैं, लेकिन 2000 वाली नोट कहाँ चली गई और कितने लोगों के पास आज भी पकड़ी जा रही है। तो ये तो और डंपिंग का काम किए देश के प्रधानमंत्री जी और उसी से इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जो है चंदा भी लिए। तो ये जो बड़े बड़े घोटाले हुए, हम लोग तो सोचे थे राम राज्य है, राम राज्य की सरकार है, लेकिन ये तो जंगल राज से भी बदतर सरकार निकली। अगर ये सही सरकार चलाती तो सदियों सदियों इन लोगों को लोग पूजते कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री रहे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूजते हैं लोग। लेकिन ये लोग जितने भ्रष्टाचारी, इन्होंने कहा था ना पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा के देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपया अजीत पवार घोटाला की। आज वो कहाँ है, न उनकी संपत्ति जब्त हो रही। तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजते तो यहाँ सुचिता का माहौल बनता और जनता को खुशी होती। चूंकि ये लोग भ्रष्टाचारियों को पाल रहे हैं एक तरफ, इधर बड़े बड़े मीडिया में और अखबार में छपता है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। और भारत में क्या होता, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो कहाँ भ्रष्टाचार? अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आप बात करें, जब ये वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा बच सकता है, लेकिन बीच में विसंगतियां आती हैं। किसी प्रदेश की सरकार को लोग डिजॉल्व कर देते हैं किन्हीं कारणों से, तो फिर वही स्थिति आएगी। या तो उसका सुचारू रूप से सुचिता से उसका पालन करावें कि मान लीजिए 2.5 साल सरकार चली उत्तर प्रदेश की, कुछ विधायक इधर से उधर हुए तो सरकार गिर जाएगी। तो उसको कैसे चलाएंगे? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, गवर्नर रूल लगाएंगे, क्या करेंगे? तो वो जनता की आवाज दब जाएगी। और गवर्नर रूल लगा के केंद्र अपने हिसाब से चलाने लगता है तो वो भी जनता के ऊपर कुठाराघात होता है, उनकी इच्छाओं के कुठाराघात होता है। सरकार चुनी हुई अच्छी होती है, चाहे जिसकी चुनी तो जनता ही नहीं है। हम कहते हैं चुनी है जनता, तो मान भी रही है ना, जनता मान भी रही है, जनता बदलना भी चाहती है। कुछ स्थितियां आई हैं, कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ जनता जो है अब आक्रोशित है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के? ये बार बार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार है, चीजें हैं। ये भाई ये विपक्षी गण ये गलत बोल गए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत की जनता ने उनको सबका साथ सबके विकास से वो प्रधानमंत्री बने और असेंबली में ये सभी दलों का स्वागत उनको करना चाहिए। भारत की जनता उनको बधाई दे रही है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव हो रहा तो हमारा खर्चा कम पड़ेगा। खर्चा कम पड़ेगा। जो बिल पास हुआ कैबिनेट बैठक में अभी, तो ये बताएं जब वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, नायक जो नगर वाले चुनाव होते हैं, जनरल चुनाव होते हैं, एक साथ होंगे या फिर सारे चुनाव अलग अलग होंगे? नहीं, लोकसभा और विधानसभा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किया है वो लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ चुनाव होगा तो ये जनता का खर्च कम आएगा। इलेक्शन अधिकारी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। अभी नहीं हो रहा है क्या निष्पक्ष चुनाव?
निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये विपक्ष वालों को दिक्कत है। जब ये हारते हैं तो इनका मुंह बंद हो जाता है। अब वहाँ चिल्लाते हैं कि ईवीएम बीमार हो गई, और जब जीतते हैं वहाँ चुप हो जाते हैं। 9 की अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो अब आने वाला चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होगा तो खर्च कम होंगे और यानी कि पैसा बचाने का नहीं, चुनाव आयोग का खर्चा कम पड़ेगा और पैसा ही बचाना तो बचत, पैसा बचाना ये जनता का पैसा होता है। अब माननीय प्रधानमंत्री, जनता का पैसा होता तो एक ने तो अभी कहा था भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये तो गलत बोल रहे हैं ना, उनको बोलने का तौर तरीका नहीं है। आपको है? बिल्कुल है बहन। ये असेंबली में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने प्रस्ताव में पास किया है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। इस पर जनता संतुष्ट है। अब भारत की जनता उनको बधाई दे रही है कि सही हुआ है। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? हमारा कहना ये है कि जो चुनाव के लोगों ने कैबिनेट ने जो पास किया, कैबिनेट ने जो पास किया है, इसको जनता जो है कई तरह से देख रही है। क्या समझे? कौन से तरीके से देख रही? एक तो ये देख रही है। खैर ये बताएं, एक तरफ सारे मुद्दे चल रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, बिजली निजीकरण, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही कह दिया, मंदिर मस्जिद के सर्वे पे रोक लगा दी, वर्शिप एक्ट के तहत केंद्र से जवाब मांग रही है। केंद्र जवाब देगा या नहीं? देखिए, अब एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आज की जो शर्मनाक घटना हुई है वो ये हुई है कि सदन में राजनाथ लोकसभा में बोल रहा है, 10 साल का अपना बखान कर रहा है, बार बार उसी बयान को बार बार रिपीट कर रहे हैं जो इन्होंने 10 साल में काम किए और किए क्या है ये भी देश ने देखे हैं। तो आप उसको मत जाइए। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर शंकराचार्यों के हकों को दबाने, साधु समाज के हक को दबाने में गया है। वहाँ पर जो काम साधु समाज का है, जो काम शंकराचार्यों का है, उस पर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर किस तरीके से साधु संतों को, शंकराचार्यों को अपमानित कर रहा है। दूसरी तरफ वो लोकसभा में नदारद है और एक तरफ राजनाथ बोल रहा है अपनी जो बखान है 10 साल की। अब आता हूँ आपका जो इस पर रोक लगी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही बात तो मैं पहले भी कहता था कि जिस जज ने इसका आर्डर दिया है कि जो 1991 को नहीं मानता, 47 के कानून को नहीं मानता, जब उस वक़्त की जो स्थिति है, तो ऐसे जज को तो अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। मगर नहीं, मेरी बात मानेगी। आप देख लीजिए, आज आ गई ना बात, जो नए जज बैठे शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताएं, उन्होंने उस चीज़ का आदेश कर दिया कि वो अब जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती कोई एक्शन नहीं। अच्छा ये क्या, जब न्यायपालिका लोग ही ऐसा कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल करें, जब कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल करेंगे न्यायपालिका, जो न्याय कहलाती, जो न्यायाधीश कहलाती, तो जनता, आम जनता पर क्या असर होगा? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब आप अनपढ़ से क्या उम्मीद करेंगे, ये अनभक्तों से क्या उम्मीद करेंगे, जब इतने बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने घर में प्रधानमंत्री को बुला रहा है, दूसरा हाई कोर्ट का जज जो कठमुल्ला कह रहा है, तो किसी की धर्म की भावनाओं को भड़काने का उसका क्या उचित है? आपको अगर जो भी कुछ कहना है, और मुझे लगता है, अच्छा ये जो सारे सब उस बयान से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यादव समाज को मुसलमानों से अलग करने का भी काम शेखर यादव ने किया है। अच्छा, यानी कि शेखर यादव जो जिनकी, हाँ, अरे मेरी बात तो सुने अम्मा, मेरी बात तो सुने। हाँ, ये कह रहे हैं जो केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया, मंदिर मस्जिद पर सर्वे पर रोक लगा दी गई है ना, ठीक है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन है, ठीक, एक देश को एक चुनाव के हिसाब से। फिर बिजली निजीकरण है। आखिर ये सारी मुद्दाओं को सरकार करना क्या चाहती है? इस तरीके से, जिस तरीके से कहानियां की जा रही, करना क्या चाहती है? देखिए, कर्मचारी हो गए लापरवाह, मास्टर हो गए लापरवाह, करना मजबूरी है सरकार की।
पढ़ाई होगी नहीं, समय से बिजली किसी को मिलेगी नहीं। अगर बिजली का तार अगर संयोगवश गिर गया तो जुड़ पाएगा नहीं। सरकारी कर्मचारी 70-80 हज़ार 1-1.5 लाख रुपए पाकर अपने घर में सो रहे हैं, बीमार का बहाना कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने अच्छा नियम लगाया, इससे मैं खुश हूँ। अच्छा, निजीकरण से खुश? बहुत खुश, बहुत खुश। सुनिए, बहुत खुश। बहुत खुश, बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, खुश होनी चाहिए। अच्छा, तो सरकार जवाब देगी? केंद्र से जो सत्ता में 4 हफ्तों का समय मांगा गया है, दिया कि 4 हफ्तों में आपको जवाब चाहिए, उसके बिना सुनवाई नहीं है। सरकार के पास सारा सिस्टम है, सब जवाब देगी, वक्त पे देगी, जिस दिन देना होगा वो दिन देगी। 17 फरवरी के अगले बिल्कुल दे देगी, सब स्क्रिप्ट लिख के तैयार है। अच्छा, यार नहीं है किसी को। अच्छा, स्क्रिप्टेड है ये? अच्छा, ये तो कह रहे कि स्क्रिप्टेड तैयार है, क्या बात करेंगे? देखिए, इन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है। मोदी तो अब तक झुंझुना देता ही आया था। आपकी मोदी को झुंझुना दिया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसको पास। हकीकत तो यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्या? अच्छा, क्यों नहीं हो सकता आपके हिसाब? राज्यों के हिसाब से प्रॉब्लम खड़ी होगी। कहीं अगर सरकार बैठ जाती है या त्रिकोणीय सरकार बनती है, 3 पार्टियां आती हैं, नहीं बहुमत से सरकार बनती है। बहुमत का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 इलेक्शन पे आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? पूरे देश में आप विधानसभा इनको अभी कुछ बता दोगे? अरे मेरी बात सुन। खबर में है आपके प्रधानमंत्री 282 सीटें आई, 303 आई, तब तो कुछ कर नहीं। मेरी बात सुने, 240 सीटों पे क्या कर? अरे मेरी बात सुने पहले। 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि सारा एक चुनाव होगा। हाँ, एक ही सुने, मेरी बात सुने। हाँ, एक बार में सारा चुनाव। अरे मेरा सवाल सुनेंगे, मेरा सवाल। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये जो नगर वाले चुनाव है, जनरल चुनाव एक साथ होंगे या फिर सारे चुनाव अलग अलग वक्त? 1 नेशन 1 सेशन चुनाव एक ही बार हो जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें अंतराल रहेगा। अब सरकार इसकी तय करेगी कि क्या है उसमें, कौन सी क्या प्रतिक्रिया है, विधानसभा में क्या रहेगा, लोकसभा में क्या रहेगा, नगर पंचायतों में क्या रहेगा, ग्राम पंचायतों में क्या रहेगा। ये सरकार का काम है। सरकार अपना स्क्रिप्ट अपना तैयार कर रही है, किसको कब कौन सा चुनाव कराना, एक बार में सारा चुनाव करके निपटा देगी, सारा चुनाव करा जाए। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने 18 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए कहा है, विधानसभा घेराव करेंगे, सारे मुद्दों पर उठाएंगे, भ्रष्टाचार है, बिजली निजीकरण है, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे उठाएंगे। चलिए, विपक्ष का काम है उठाना, उठाए, और सरकार का काम अपना काम करना। सरकार का काम है काम करना। ये बताएं, जो कठमुल्ला शब्द है, कोई किसी न्यायाधीश ने कठमुल्ला शब्द बोला, शेखर यादव, क्या उनको ये बात अगर न्यायाधीश ही ऐसा बोले तो आम जनता, आम पब्लिक क्या करे? कांग्रेस के नेता थे कुछ बोले थे, कांग्रेस के भी कोई नेता है, नाम याद नहीं आ रहा है, चूँकि हम लोग अब लाइन अलग हो गई है, बिजनेस में हम लोग आ चुके हैं, तो उतना केयर नहीं है। किसी कांग्रेस के नेता ने भी हिंदुओं के बारे में बोला है, तो ये राजनीति है, अपना बोलते रहें। नेता और इस देश के जस्टिस को एक पैमाने में नहीं तैनात, ये सब नहीं बोलना चाहिए। कह रहे हैं कि किसी कांग्रेस के नेता ने भी बोला था हिंदुओं को कुछ, यानी कि वार पलटवार हो रहा है। ना चुनावी है, चुनावी बदलवानी चलती रहती है। का अगर जवाब इस देश का जस्टिस देगा तो ये देश कैसे चलेगा? और भाई साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन, इनसे पूछिए प्रमोद महाजन कौन थे? प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले वाहिद नेता हैं। पंकजा मुंडा जी के पिताजी मुंडे जी पहुंचाए थे। आज उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य के अलावा कुछ नहीं है। ये देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि प्रमोद महाजन जैसे नेता की बेटी एक सक्रिय कार्यकर्ता, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी अपनी पीड़ा बयान कर रही है। अब मेरा भी सवाल है, अखिलेश यादव पार्टी में कौन से यादव, उसके बहू जो बीजेपी में शामिल है, अखिलेश अपनी पार्टी क्यों नहीं अपनी रास्ता दिखा पाए अपनी घर की बहू को ही? क्या अखिलेश की जो बहू, क्या नाम है वो, अपर्णा यादव, बड़ो हाँ। देखिए, पंकजा मुंडा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी को बनअर्थ से फर्श तक पहुंचाने में बड़ा योगदान निभाए, लेकिन आज भी उनकी बेटी, क्या हैसियत है उनकी? वो भी कल एक मैं इंटरव्यू देख रहा था 1 घंटे का, उनकी आंखों से आंसू निकल आया। अच्छा, ये सारे तो अलग मुद्दे हैं। आपके हिसाब से 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है कि गलत? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन तब होना चाहिए जब ये देश एक संविधान से चले। एक ही तो संविधान है, 2 संविधान है। कौन सा? अच्छा, आप 2 हैं, कौन से 2 हैं? एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है,
एक नागपुर का लिखा हुआ संविधान। नागपुर वाला कौन सा संविधान है? जो भारतीय जनता पार्टी जिसको मानती है। अच्छा, क्या नागपुर वाला संविधान डिस्क्राइब कर? आम संविधान तो पता है। हाँ। अगर जिस तरह से भैया कह रहे नागपुर का नाम लिया तो इस तरह से तो 3 संविधान हो गए। कौन कौन से? एक मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा, अब आप संविधान 3 हो गए, यानी कि सुनिए, अब संविधान 3 हो गए। मेरी अब संविधान 3 हो गए हैं। पहले एक था। 1 मिनट, 3 हो गए। आम संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, एक कौन सा? नागपुर वाला। इनके हिसाब से कौन सा? आपके हिसाब से? अरे मेरे हिसाब से नहीं, पूरे भारत के हिसाब से। अच्छा। मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया। जरा आप पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ करें, फिर आप नागपुर वाला करें। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ मैं नहीं करता हूँ। आप इतने दिन से प्रेस में रिपोर्टर हैं, आपने नहीं लिखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये? हमने तो लिखा, आप बताएं, आप डिस्क्राइब करें। अभी संविधान की बात हुई, आपने कहा। मैंने कब कहा? अभी कहा। मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भारत देश 1 नेशन 1 इलेक्शन एंड 1 संविधान, केवल एक संविधान है जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने और हमारे परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने किया। उसी संविधान से भारत चलता है। लेकिन आपने कहा कि नहीं कहा। आपने नहीं, मैं आपने, भैया ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि नागपुर का, तो नागपुर का जो भी संविधान है वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है। लॉ मतलब क्या होता है? लॉ मतलब संविधान होता है। तो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आ गया, तो इस तरह से तो 3 संविधान हो गए। जी क्या कह रहे? इधर आ जाए। क्या लॉ वाला संविधान तो अम्बेडकर बनाएंगे ना? नहीं, मुसलमान बनाया है संविधान। अरे भैया काहे नहीं हो? नहीं तो 34 में क्यों नहीं लिखा गया भाई? नहीं, अगर नहीं, आपकी बात नहीं, भैया की बात पे मैंने कहा है। नागपुर वाला, नागपुर वाला जो संविधान है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो बयान दिया, वो नागपुर का बयान है कि देश बहुसंख्यक की आस्था से चलेगा। ये क्या है? जब जिसको पालन कराना है देश के न्यायपालिका को, वो ऐसा बयान दे रहा है, वो भी ऐसे मंच से जाके देख रहा है जो नागपुर से संचालित है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश अब नागपुर के संविधान से चल रहा है। जी, यही तो सबसे बड़ी प्रियता है भारतवर्ष की, कि अगर उन्होंने कहा तो उस पर फिर संविधान लागू हो गया। उनकी जांच बैठ गई, जांच कमेटी बैठ गई। यही हमारी भारत की विशेषता है। भैया फिर से पेपर या प्रेस में है, पूछिए इनसे। जांच समिति बैठ गई, जांच सब लोग बैठ गए, आप बताएं। नहीं पता है कहाँ जांच समिति बैठी? अभी वो सदन में वो सिग्नेचर हो रहा है, यूनाइट हो रहा है विपक्ष, उनको हटाने की मांग कर रहा है। अच्छा ये बताएं, संविधान तो एक ही है और एक ही रहेगा। मैं एक संविधान को मानता हूँ। हाँ, अभी नागपुर है, लेकिन देश चल रहा है जो प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, जिसको कांग्रेस लेकर बड़ा चुनाव मुद्दा बना देती, वो भी तो है। वो संविधान खतरे में है, उसको मैं मानता हूँ। खतरा किससे? वो नागपुर के संविधान से खतरा है। कौन सा संविधान है नागपुर से खतरा है? उधर वाले से खतरा है। जो जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद में नागपुर के कार्यक्रम में, नागपुर का मतलब नागपुर से संचालित एक संगठन के कार्यक्रम में जो बोला, वो नागपुर वाला। क्या बोला आप ही बता दें। मुसलमानों को कठमुल्ला बोला ये देश बहुसंख्यक की आस्था से चलेगा। बहुसंख्यक की आस्था ना कि पीठ बदल दी गई, तुरंत पीठ उनकी बदल दी गई। जज है, एक मिनट, जज है, ऐसी बात शोभा नहीं देती है। तुरंत उनकी जांच बैठी, पीठ बदल दी गई है। पीठ बदलने से क्या होगा? उनको छोटे केसेस मिलेंगे, उनको छोटे केसेस मिलेंगे। अब सवाल ये है कि वो जस्टिस होते हुए किन फैसलों पर बहुसंख्यक की आस्था के आधार पर किए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो पिछले फैसले उनके हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ना। एक देखा कठमुल्ला शब्द से कैसा विवाद छिड़ा हुआ। जी आप जवाब दे, कह रहे थे। पत्रकार महोदया, इनको ज्ञान नहीं प्राप्त है। भारत के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अब बांग्लादेश में हमारा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ बर्दाश्त हमारा हिंदू समाज करेगा। और हमारे हिंदू सनातन धर्म पर ये मनमाना मुस्लिम लोग मंदिर बना रहे हैं, दीवार तोड़ के मूर्तियां तोड़ रहे हैं। जांच हो रही है तो उसमें मूर्तियां गणेश भगवान और कृष्ण जी सनातन का क्यों मिल रही हैं? इसमें यदि संभल जाए, यदि अति करेंगे अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, तो भारत में जो लोग हैं यदि नहीं संभलेंगे, जैसे
आपके संबल में हुआ, जहाँ जहाँ घटित घटना हुई उसमें मुस्लिम पकड़े गए हैं, वहाँ मूर्तियों की घटित ये लोग किए हैं। नहीं मानेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बांग्लादेश को सावधानी दे दी गई है, नहीं मानोगे बांग्लादेश में क्यों जा रहे हैं? भेज देंगे, भारत से पाकिस्तान भेज। बांग्लादेश पे भाई क्यों जा रहे हैं? हाँ जी बताएं, एक मिनट, हाँ पहले इनको बोले। हाँ, जिस ढंग से देश को, जिस देश में राजनीति की परिभाषा लोग ना जानते हों। आप जानते हैं? आप बताएं। हम बता रहा हूँ, राजनीति की परिभाषा बता रहा हूँ। अनेकता में एकता, ये किसने नारा लगाया था जानते हैं? जनसंघ के युवा शाखा चुनाव जब लड़ते थे तो लोग तब नारा। की बात का जवाब दे। मैं दे रहा हूँ। अनेकता में एकता परिषद की विशेषता। अनेकता कहाँ है? हर जात में अनेकता। अनेकता मतलब जितने भी जातियां हैं भारत में सब एक होकर के कोई बात करें। आज हमारे देश में ये दूर तक कोई नहीं सोच रहा है, सब नज़दीक सोच रहे हैं। ये बताएं, ये मेरी बात सुने, आप इतना बात करें तो आपके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है या गलत? सीधे शब्दों में हाँ या ना का जवाब देंगे। अब आप सुनिए, पहले आप देखिए, और लोगों पर तो नहीं बोला। हम जब आ गए तो हमको आपने वन इलेक्शन वन पर ले आई। अरे तो मेरा मुद्दा वही है, तो हम लेकर तो आएंगे, सवाल तो पलटवार करेंगे। ये भी तो भाग रहे थे ना, कहाँ भाग? रोका ना इनको हमने। अब सवाल ये है कि हमारे देश में हम लोगों ने देखा है, हमने वोट दिया है, वो वोट दिया है, लेकिन जब विधानसभा, ये भागने को कह रहे हैं। ये तो खुद इनकी हार की हताशा है। भारतीय जनता पार्टी भगाती। आज तो छू ले, दोबारा छूना नहीं हमें। बताएं इनकी बात को जवाब छोड़े आप। देखिए भाई साहब ने बांग्लादेश की बात किया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश पे चुप हैं तो समझ में आता है। लेकिन इस देश के हिंदू बेटियों के साथ जो मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी उस पर कब बोलेंगे? इनकी आस्था कहाँ चली गई हिंदुओं की? जो मणिपुर में हिंदुओं के साथ हो रहा है नहीं बोल पाएंगे ये लोग। ये हिंदू रक्षक दल के लोग हैं, लेकिन मणिपुर के हिंदुओं पर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी खामोश है तो ये भी खामोश रहेंगे। मणिपुर के हिंदुओं पर सीधा सीधा कह रहे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। उपाध्याय जी को बोलवाओ नहीं। खैर, हमारा जो मुद्दा था, हमने लोगों से बात की, हमने लोगों से जाना कैसे क्या वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरफ देश जा रहा है, बिजली निजीकरण से लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं तक के मुद्दा चला गया। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नई चर्चा के साथ। तब तक कि आप बने रहें श्री न्यूज़ के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ। मैं उंजला, लखनऊ।